गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका टीचर हरेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसका पहला अध्याय जिसका नाम है इस्लाम का भारत में उदय। चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, आपने गृह कार्य भी भेजा है। जिन बच्चों ने गृह कार्य नहीं भेजा है मुझे गृह कार्य भेजेंगे। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, ठीक है ना। जब आप रिवाइज करना चाहे भाग 1 को तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं। ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। अरब कंट्रीज कौन कौन से हैं, मोहम्मद हजरत का जन्म मृत्यु वगैरह कब हुई थी, उनके क्या क्या सिद्धांत थे, क्या क्या उनकी शिक्षाएं थी, क्या लोगों में उनके प्रति मान्यताएं थी, ठीक है ना। तो भारत में इस्लाम धर्म के उदय के बारे में कब कब किसने आक्रमण किया, ठीक है, वो बारे में भी आपको बता दिया गया था। भारतीयों ने अरबों से और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा ये भी आपको बता दिया गया था, ठीक है। अब फिर उसके बाद गृह कार्य दिया गया था, ये आपने कुछ बच्चों ने किया है, जिन्होंने किया है भेजेंगे मुझे, ठीक है। अभी चलते हैं बेटा, जरूर भेजेंगे, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण तथा उस समय भारत की स्थिति। जब तुर्क आक्रमण हुआ, तुर्क का मतलब ये नहीं कि केवल एक तुर्की में रहने वाले ही लोग थे, ये कई देशों में बसे हुए थे, ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्की में, तो ये बहुत सारे लोग थे। इलबरी तुर्क जो भारत में शुरू में जो है शासन किया वो इलबरी जाति के तुर्क थे, ठीक है। तो जब 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की जो व्यवस्था है वो बहुत ही, यहाँ पर कोई केंद्रीयकृत सत्ता नहीं थी। 100 से अधिक छोटी छोटी राजनीतिक रियासतें या राज्य उनको कहा जा सकता है, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो वो जो है एक केंद्रीयकृत सत्ता का न होना, यानी कि एक बड़ा राजा न होना, शक्तिशाली राजा न होना, भारत में इस्लाम के आगमन का कारण बना। कहते हैं ना कि जब एक कमजोरी जहाँ दिखती है वहीं तो आदमी जाता है आक्रमण करने के लिए। अगर यहाँ पर कोई बड़ा राजा होता तो शायद अरब आक्रमण ना करते। ये चीजें उन तक पहुंच गई कि भारत में ऐसी ऐसी स्थिति है, ठीक है। और इसके अलावा भारत में एक सिस्टम चला हुआ था जिसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, फ्यूडलिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता था जो एक राजा होता था वो अपने अधिकार छोटे छोटे सामंतों को दे देते थे। सामंतों से टैक्स उगाही करने के लिए बोलते थे और सामंत उस टैक्स का हिस्सा राजा को देते थे। तो ऐसे में जो सामंत थे वो जनता का बहुत शोषण करते थे। इसके अलावा समाज में बहुत सारा जाति पाति का भेदभाव यहाँ पर मौजूद था। और अल-बरूनी के अनुसार भारतीय लोग जो है एक उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने की जो है एक बात उनके अंदर समाई हुई थी कि पूरे संसार में हमारी प्रजाति ही श्रेष्ठ है, हम भारतीय ही श्रेष्ठ हैं, जो कि मैं कहूँगा एक संकीर्ण मानसिकता का परिचायक थी, ठीक है। उत्तर भारत में उस समय जो है चौहान, तोमर, गहड़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों का राज्य था। किनका राज्य था? राजपूत वंश थे ये, इनका राज्य था। तो तुर्कों ने यानी कि ये जो आक्रमणकारी थे इन्होंने जो है बहुत ही उपयुक्त समय चुना भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तुर्क देखिए, जैसे मैंने बताया आप पढ़ सकते हैं, इनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था। इन्होंने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए। भारत पर आक्रमण इससे पहले किए गए हैं, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया अल्पगीन, सुबुक्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो हम एक महत्वपूर्ण आक्रमण पढ़ते हैं भारत में जो है तुर्की शासन की स्थापना से पहले का एक महत्वपूर्ण आक्रमण जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण, ठीक है। महमूद गजनवी ने देखिए सन 1000 से लेकर के 1025 तक 17 बार भारत पे आक्रमण किया, ठीक है ना। 1000 से लेकर के 1025 तक कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया इसने, ठीक है। 1000 से लेकर 1025 तक ये याद करने की चीज है, ठीक है। तो जो इनका 1025 में जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में, सौराष्ट्र एक क्षेत्र है, उसमें प्रभास पाटन या देव पाटन नाम की एक जगह है जहां पर यह मंदिर स्थित है। और यह मंदिर जो है अपनी वैभवता और जो है धन संपत्ति, अकूत धन संपत्ति के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो जो गजनी का ये महमूद था, अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था, इसलिए इसको महमूद गजनी या महमूद गजनवी कहा जाता है। इसने भारत पर जो है धन के लालच में आक्रमण किया है। इसका उद्देश्य यहाँ पर अपनी जो है शासन व्यवस्था कायम करना नहीं था,
ठीक है ना। इसका उद्देश्य था यहाँ से धन लूट कर ले जाना, ठीक है। इसको अपनी सेना का विकास करना था, सेना को वेतन देना था, सेना को हथियार देने थे, ठीक है, सैन्य खर्चे उठाने थे। तो इसने यहाँ पर आक्रमण किया। लेकिन आक्रमण करने से क्या हुआ? आक्रमण करने से केवल जो है धन संपत्ति तो मिली ही, यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार भी हुआ। कुछ लोग समझने लगे कि इस्लाम में बहुत ताकत है, वो क्योंकि हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया, ठीक है ना, तो वो बहुत ताकत रखते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक ये धारणा लोगों में पनपी जो इस्लाम के प्रचार और प्रसार में सहायक बनी, ठीक है। आगे हम सोमनाथ के बारे में पढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। वेरावल ये मैं जो बता रहा था वहीं पर है, प्रभास पाटन जिसको देव पाटन बोला जाता है, ठीक है। ये सोमनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ पर की गई है, ठीक है। ये 3 नदियों, ठीक है, हिरान कपिला और एक विलुप्त प्राय जो नदी सरस्वती, उसके संगम पर स्थित यह मंदिर था। इसका महत्व बहुत ज्यादा था। ये चंद्रमा भगवान को भी यहाँ पर जो है इसका मंदिर भी बोला जाता था। द लॉर्ड मून, जो चंद्रमा का मंदिर भी इसको कहते थे, ठीक है ना। तो क्या किया इस आक्रमणकारी ने? ये जो आपको तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, ये मैंने डाला हुआ है, महमूद गजनवी, ये इसने क्या किया? आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देखिए आक्रमण के बाद का इसका सोमनाथ मंदिर का चित्रावली में किस तरह ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर भारत जब स्वतंत्र हो गया तो क्या हुआ? इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और जीर्णोद्धार का प्रयास जो है किनके द्वारा किया गया? जीर्णोद्धार का प्रयास जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के जो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा इनके इस मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास हुआ। और 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना, उनके कर कमलों द्वारा इसका जो है यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अब देखिए वर्तमान में इस स्वरूप में यह मंदिर यहाँ पर स्थित है। मैंने चित्रावली में डाला हुआ है, कितनी भव्यता अभी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अलबरूनी को पढ़ेंगे। ये अलबरूनी एक मध्य एशिया का रहने वाला एक राइटर था, एक विद्वान था, ठीक है, एक लेखक था। इसने किताब लिखी है जिसका नाम था तहकीके हिंद, या जिसको हम किताबुल हिंद भी कहते हैं। इसका असली नाम अबू रेहान था, पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, ठीक है। ये महमूद गजनवी, जो गजनी का महमूद था, उसके समकालीन था और उसी समय भारत आया था। मैंने बताया इसका जन्म खीवा में हुआ था। खीवा मध्य एशिया में एक जगह है। 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। इसने भारत में रहकर संस्कृत, भारतीय दर्शन और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। और बुक का मैंने इसकी नाम बताया है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, जो इसने अपनी भाषा अरबी में ही लिखी थी, ठीक है। 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का इसने वर्णन किया है। क्या यहाँ पर रीति रिवाज थे, क्या लोग पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह पीते थे, खाते पीते थे, ठीक है। 11वीं शताब्दी का मतलब बच्चों 1001 से लेकर 1100 तक, ठीक है ना, एक शताब्दी, ठीक है। ये 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है, तो 1001 से लेकर 1100 तक, ठीक है। तो अब जो है अबू रेहान के बारे में हम बताएंगे। उसने भारत के बारे में क्या क्या कहा। उसने कहा विदेशियों के प्रति यहाँ लोगों के विचार बहुत संकुचित है, संकीर्ण है। विदेशियों को हम लोग क्या कहते थे? मलेच्छ कहते थे। उसने इस चीज को बताया है कि वह विदेशी लोगों को भारतीय पसंद नहीं करते हैं, उनको मलेच्छ कहते हैं, उनके तौर तरीके, पहनावे, खान पान को वो पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात उसने बताई कि भारत के जो लोग हैं वे अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते हैं। जैसे जिनके दादा पिता जो काम करते हैं उनकी संतानें भी वही काम करेंगे। वो कहता है कि सभी को भारत में सभी जो है अलग अलग थाली में भोजन खाते हैं, ठीक है ना। तो इससे अजीब लगा क्योंकि अरब में लोग एक जगह बैठकर एक ही थाली में भोजन खाते थे, ठीक है। उसने बताया, उसने अपनी किताब में लिखा तहकीके हिंद में कि भारतीय जो लोग हैं वो दैनिक कार्यों में शगुन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। शगुन मतलब मुहूर्त वगैरह निकलवाना या शगुन देना किसी को, ठीक है। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का मानना था कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है और स्वतंत्र है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जीवन दाता है और हमारा शासक है। उसने भारत की खगोल शिक्षा को भी बेटा वर्णन किया है इस किताब में।
तो उसने कहा है कि भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य है, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया, यानी प्रैक्टिकल कम किए हैं उसके अनुसार। ऐसा नहीं है, लेकिन वो कह रहा है इस बात को। उसने बताया कि भारत में जो है भारतीय खगोल विज्ञान व्यवस्था है वो 5 सिद्धांत के रूप में, पंच सिद्धांतिका जो कि एक पुस्तक है उसने वह पढ़ी होगी, इसीलिए उसने इस बात को कहा। उसने बताया कि पृथ्वी और ग्रह और उनका आकार, घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर का पर्यवेक्षण भारतीय जो है खगोलज्ञ करते हैं। ठीक है, तो उसने बहुत सारा भारत के बारे में लिखा है। तो ये एक तरीके से पहला अरबी विद्वान है जो भारत के बारे में इतनी सारी चर्चा करता है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद आपका आज का गृह कार्य, ठीक है ना, ये गृह कार्य आपका आप देखेंगे 1 लाइनर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सब बच्चे करेंगे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस ईस्वी में आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य एशिया के उस प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताइए जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। अल-बरूनी का असली नाम क्या था? उसने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? किस महापुरुष के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ? देखिए यहाँ पे पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार पूछा गया है, ना कि किसके कर कमलों द्वारा हुआ है। तो अपना उत्तर दें सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चों को शुभकामनाएं। जय भारत।